जिसमें आपको 3 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को बताया जाएगा। इससे पहले जो न्यूमेरिकल्स मैंने बताए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप सर्च कर सकते हैं क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट शुभम लेक्चरर, तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो देखिए, इसमें जो है मैं आपको किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर के 3 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स बताऊंगा जो कि इस बार पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट देखिए, किसी छोटी दूरबीन, ऐसे में सेकंड ये वाला न्यूमेरिकल और थर्ड पे इस न्यूमेरिकल को मैं आपको बताऊंगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट देखिए, किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है? अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, तो यानी कि सिर्फ आपको 2 फार्मूले इसमें लगाने हैं, ये न्यूमेरिकल आपका बहुत ही आसानी से लग जाएगा। देखिए, 2 चीज़ें इसमें दी गई हैं, एक अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी दी गई है 144 सेंटीमीटर और एक नेत्रिका की फोकस दूरी दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को लिख दीजिए, दिया है। ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं एफ ओ से। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को हम एफ ओ से डिनोट करते हैं। एफ ओ इक्वल टू दिया गया है 144 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखिएगा 144 सेंटीमीटर। उसके बाद में बात आती है नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी। तो नेत्रिका की फोकस दूरी को हम लोग डिनोट करते हैं एफ ई से। एफ ई इक्वल टू दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एम यानी कि आवर्धन क्षमता। ठीक है, और आपको निकालना है स्मॉल डी यानी कि अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी, स्मॉल डी है ये। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं आवर्धन क्षमता। तो दूरबीन की आवर्धन क्षमता का एक फार्मूला होता है, उसी को याद रखना है बस। दूरबीन की आवर्धन क्षमता, ठीक है, दूरबीन की आवर्धन क्षमता को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। कैपिटल एम इक्वल टू होता है माइनस एफ ओ अपान एफ ई। ये माइनस में रहता है, क्यों? क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह ये प्रकट करता है कि अंतिम प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बना है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, इसकी वैल्यू रख देते हैं, माइनस एफ ओ की वैल्यू है 144, तो माइनस 144 अपान 6। ठीक है, फाइनली जो हमारा m निकल कर यहाँ पर आएगा वो आ जाएगा 6 का 144 में जब आपस में डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा -24। आप लिख भी सकते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह यह प्रकट करता है कि अंतिम प्रतिबिंब उल्टा है। तो चलिए लिख देते हैं, ऋणात्मक चिन्ह यह प्रकट करता है कि अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, समझ में आया? तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, आपको निकालना है अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी। तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी, ठीक है, अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी, इसका फार्मूला होता है स्मॉल डी। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। स्मॉल डी इक्वल टू, अगर आपको अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो दोनों को हमें जोड़ देना है, एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, तो आपका फाइनली आ जाएगा स्मॉल डी इक्वल टू, एफ ओ की वैल्यू है 144 प्लस एफ ई की है 6। ठीक है, अभी मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन में बताया। तो जो अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी होगी वो डी इक्वल टू आएगी 144 और 6 जोड़ेंगे तो 150 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा कि इस न्यूमेरिकल में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 इस फार्मूले को और नंबर 2 इस फार्मूले को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका न्यूमेरिकल सेम ऐसा ही आए, चेंज कर भी आ सकता है वैल्यू, लेकिन फार्मूला पता होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर हम सॉल्व कर चुके हैं, अब हम सेकंड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, पहले सेकंड न्यूमेरिकल को हम पढ़ लेते हैं। पहले ध्यान से पढ़िए कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग
1.5 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इस माध्यम से हवा में जाने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि प्रकाश का जो वेग है वो 1.5 × 10⁸ है और आपको ज्ञात क्या करना है, क्रांतिक कोण, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको जो दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। हमें दिया गया प्रकाश का वेग, तो इसे हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल वी से। स्मॉल वी दिया गया है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, स्मॉल वी दिया गया है हमें 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए एक फार्मूला होता है, बस उसी फार्मूले को आपको याद रखना है। फार्मूला ये होता है कि v इक्वल टू, जो प्रकाश का वेग होता है v इक्वल टू होता है c/n। ठीक है, अब इसी को हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू c/v। देखिए ये यहाँ आ जाएगा, वो वहाँ चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, n जो है ये है अपवर्तनांक। ठीक है, पदार्थ का अपवर्तनांक। c जो है प्रकाश की चाल है, v है वेग, जैसे यहाँ पर प्रकाश का वेग दिया गया है। अब देखिए c क्या है, c है प्रकाश की चाल। c की वैल्यू कितने लोगों को पता है, तो c की वैल्यू जो होती है, प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, याद रखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए हमें यहाँ पर करना क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसी फार्मूले पर हमें रख देना है। तो n इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ अपान v की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखिए हमने लिखा है 1.5 × 10⁸। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। ये तो कट जाएंगे आपस में, 10⁸ है 10⁸। ठीक है, यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, और इसको कट कर देंगे तो n इक्वल टू आपका आ जाएगा 2। ठीक है, समझ में आया, 2 आया आपका। अब देखिए एक फार्मूला होता है, क्योंकि हमें c निकालना है, यानी कि क्या निकालना है हमें, c क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण का फार्मूला होता है, उसको याद रखिएगा। अब क्रांतिक कोण इक्वल टू, क्रांतिक कोण को हम लोग डिनोट करेंगे साइन सी से। ठीक है, साइन सी से, तो साइन सी इक्वल टू होता है 1/n। n है अपवर्तनांक। देखिए हमने यहाँ पर अपवर्तनांक निकाला है। ठीक है, तो साइन सी इक्वल टू 1/n होता है। अब देखिए हमें करना क्या है, साइन सी है तो साइन सी को हम ऐसे रहने देंगे, साइन सी 1/n है, n की वैल्यू हमें दी गई है 2। देखिए ऊपर अभी हमने निकाला है 2। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि साइन के किस अंश का मान 1/2 होता है। देखिए साइन है तो साइन के किस अंश का मान 1/2 होता है, तो वो होता है, पता होना चाहिए, साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए ये साइन जो है ये अब गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्टली c, तो c इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि साइन के 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो c ऐसे ही रहेगा, इधर आ जाएगा साइन 30 डिग्री। तो ये आपका जो होगा आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है एक नियम है, जैसे यहाँ पर साइन c लिखा है, इधर 1/2 है, तो हम c इक्वल टू साइन 30 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्रांतिक कोण 30 अंश आ गया। अतः क्रांतिक कोण 30 अंश है। ठीक है, समझ में आया। अब हम सॉल्व करेंगे अपना तीसरा न्यूमेरिकल, जो कि इसी चैप्टर से है। ये न्यूमेरिकल क्या है अभी मैं बताता हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर की वस्तु स्पष्ट देख सकता है। 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी निकालिए। यानी कि निकट दृष्टि दोष वाला एक व्यक्ति है जिसको निकट दृष्टि दोष है। अब आपको पता लगा लेना है कि निकट अगर दृष्टि दोष है तो उसे किस प्रकार के लेंस का चश्मा पहनना चाहिए, तो उसे अवतल लेंस का चश्मा पहनना पड़ेगा। ठीक है, निकट के लिए अवतल और दूर के लिए उत्तल। इसे याद कैसे रखेंगे समझ लीजिए। देखिए निकट में 3 अक्षर हैं पूरे, अवतल में 4 अक्षर हैं, तो 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है। दूर में
2 अक्षर है और उत्तल में कितना है 3.5 है, ठीक है। यानी कि जिसमें कम है उसका कम होगा, जिसका ज़्यादा है उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को आसानी से देख सकता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, दूर की वस्तु उसे नहीं दिखाई देती है, ठीक है। निकट में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि 25 सेंटीमीटर देखने के लिए उसे कितनी लेंस की फोकस दूरी का चश्मा लगाना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है न्यूमेरिकल में क्या, हमें दिया गया है यू जो है, ठीक है, प्रतिबिंब की जो वस्तु की स्थिति है वो हमें क्या कहा जा रहा है कि 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु, 25 सेंटीमीटर दूर रखी है वस्तु, ठीक है। तो वस्तु की जो दूरी है, वस्तु की स्थिति है, उसे हम यू से लिखेंगे और यू इक्वल टू आपका है 25। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस है तो माइनस में हम इसकी वैल्यू लेंगे, तो -25 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ में आया। यानी कि 25 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है तो वस्तु की जो स्थिति है उसके हम 25 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यानी कि जो 15 सेंटीमीटर वस्तु है उससे स्पष्ट देख सकता है, तो यानी कि उसका जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो आपकी ली जाएगी 15 सेंटीमीटर। लेकिन अवतल लेंस में दोनों निगेटिव ली जाती है, याद रखिएगा, अवतल लेंस में V और U दोनों निगेटिव होती हैं। अब देखिए हमें निकालना है F, ठीक है। तो फार्मूला सिर्फ रख देना है और कुछ भी नहीं करना है। सूत्र एक होता है, सूत्र यानी कि फार्मूला, ठीक है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, इसको हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू 1/v की वैल्यू ऊपर मैंने भी बताई -15 और -1/u की वैल्यू बताई मैंने -25, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 1/f इक्वल टू -15 है तो -1/15 भी हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस 1/25, ठीक है, क्योंकि ऊपर माइनस है नीचे -25 है तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो समझिए अब 1/f इक्वल टू 15 और 25 का जब आप निकालेंगे एलसीएम तो आपका आएगा 75। तो 15 का 5 से गुणा करने 15 × 25 75, 5 × 9 5 और प्लस 25 3 75 3 × 9 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 5 और 3, 5 में से 3 जाएगा, देखिए माइनस में है प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन पीछे जो प्लस में है वो छोटा है तो हम माइनस में ही लिखेंगे। तो 5 में से 3 गया 2। अगर मान लीजिए ये 8 होता तो आप प्लस में क्या लिखते, 3 लिखते, ठीक है। तो 2/75। अब देखिए इसी को हमें क्या कर देना है, तिरछा गुणा कर लेना है, इसको इससे कैंची गुणा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2f, ठीक है, 2 और f का गुणा होगा इक्वल टू 75। जब हम यहाँ से फोकस दूरी f निकालेंगे केवल तो f इक्वल टू 75/2, ठीक है। अब 2 को 75 को 2 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 30, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है, जो मैं लिखना भूल गया, तो -75 रहेगा, यहाँ पर माइनस यहाँ पर भी रहेगा, क्योंकि देखिए माइनस है, -2 है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 2 के आगे माइनस मैंने क्यों नहीं लगाया, देखिए माइनस आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे यहाँ सेम है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, मान लीजिए -2f यहाँ पर लिख देते, ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ। तो -2f हमने लिख दिया। अब जब हम f निकालेंगे तो जो माइनस है इधर चला आएगा, तो -75/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब इसको भाग देंगे 75 को 2 से तो आपका आ जाएगा -37.5 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है इसलिए आपका फोकस दूरी भी, अवतल लेंस है इसलिए आपका फोकस दूरी भी माइनस में आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये फार्मूला याद रखना है जो मैंने ऊपर बताया है, इस फार्मूले को, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए यहाँ पर जो आपका माइनस में वैल्यू आया है, जो अवतल लेंस होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो सभी माइनस में होती है,
ठीक है, समझ में आया। देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु आँख से 150 सेंटीमीटर पर है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसे और कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। ठीक है, यानी कि क्या कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति है जिसे दूरदृष्टि दोष है। अब दूरदृष्टि दोष है तो उसे हम लोग उत्तल लेंस देंगे, क्योंकि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य को उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है। ठीक है, और निकट वाले को क्या, अवतल। इसे याद कैसे करेंगे, तो देखिए दूर में सिर्फ 2 अक्षर हैं, ठीक है, और उत्तल में भी लगभग 3.5 अक्षर हैं। ठीक है, अब देखिए निकट में 3 अक्षर हैं, ठीक है, और अवतल में 4 अक्षर हैं। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे कम अक्षर है, ठीक है, उसका हम कम अक्षर वाले से का चश्मा देंगे, लेंस वाला। ठीक है, जिसका ज़्यादा अक्षर है उसको हम ज़्यादा अक्षर वाले से। तो दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस। तो देखिए क्या क्या दिया गया है कि जो मनुष्य है, ठीक है, इस व्यक्ति की आँख का जो निकट बिंदु है वो 1 से 50 सेंटीमीटर है। समझ में आया। उसे एक ऐसा लेंस चाहिए जो कि 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है 150 सेंटीमीटर पर बनाए। तो क्या होगा, इस लेंस के लिए हमें क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है यू। ठीक है, वस्तु की जो दूरी है, स्थिति है, वो है -25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए दूर स्थित पुस्तक, तो जो वस्तु है वो 25 सेंटीमीटर दूर स्थित है। तो वस्तु की स्थिति u = -25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वस्तु की दूरी है। v कितना दिया गया है, प्रतिबिंब की दूरी, तो -150 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि कहा गया है जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो 1 से 50 सेंटीमीटर पर बने। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, हमें निकालना है f की वैल्यू, और ये भी बताना है कि ये किस प्रकार का लेंस होगा। तो लेंस तो उत्तल होगा, बट f की वैल्यू कैसे निकालें। तो देखिए लेंस के सूत्र से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेंस के सूत्र से। ठीक है, तो लेंस का सूत्र क्या है, 1/f = f क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, 1/v - 1/u। ठीक है, ये फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। लेंस के सूत्र का फार्मूला यही होता है। ठीक है, अब देखिए 1/f को तो हम सेम ऐसे रहने देंगे यहाँ पर, = 1/v की वैल्यू कितनी है, तो v की वैल्यू मैंने आपको बताई, v = -150। अब आप सोच रहे होंगे कि इनको मैंने माइनस में क्यों लिया। ठीक है, तो उत्तल लेंस की जो वस्तु की स्थिति, दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो होती है, इसे हम माइनस में लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर माइनस रखा है। ठीक है, समझ में आया। और v की वैल्यू कितनी है, मैंने ऊपर बताया -150, और -1/u की वैल्यू कितनी है, -25 है। ठीक है, तो -25। अब देखिए हमें करना क्या होगा, सिंपली यहाँ से समझिए बहुत ही ईजिली। तो 1/f = देखिए -1/, देखिए इस माइनस को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, 150 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस, माइनस प्लस 1/25। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए 1/f = इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम जो होगा आपका वो होगा 150। ठीक है, एलसीएम 150 होगा, तो 150 का 150 में गुणा होगा तो -1 आएगा, और प्लस 25 का 150 से हम करेंगे तो 25 छक्के। ठीक है, 25 का 6 से गुणा करेंगे तो 1 से 50, 6 का 1 से तो 6, तो इतना आपका आ गया है। ठीक है, 1/f = देखिए -1 + 5, यानी कि 1 में से 6 जाएगा, -1 + 6, तो 1 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, लेकिन प्लस में बचेगा। क्यों, क्योंकि -1 है, जो 1 है वो 6 से छोटा है। ठीक है, तो अगर पीछे वाला गिनती बड़ा है तो हम इसे प्लस में लिखेंगे, तो 5/150। ठीक है, अब उल्टा कर देंगे, तिरछा गुणा, इसका इससे, इसका इससे, तो 5f = 150। ठीक है, अब देखिए f = कितना आ जाएगा, यहाँ से सिंपल है, निकाल सकते हैं, 150/5। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 30। ठीक है, काट देंगे इन दोनों को, तो f = 30 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। ठीक है, तो जो 30 सेंटीमीटर आएगा वो प्लस में आएगा, तो यानी कि इसकी फोकस दूरी जो है प्लस में आई, तो ये क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। ठीक है,
दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो एफ जो फोकस दूरी है वो 30 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर आ चुकी है। और यही पूछा गया था कि जो दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति है वो 150 सेंटीमीटर पर जो वस्तु रखी है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को पढ़ना चाहता है, उसे कैसे और कितनी फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा, ठीक है। तो उसे जो है स्टूडेंट 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस लगाना होगा। तो ये आपका आंसर आ चुका है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल। तो देखिए हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है जो कि तरंग प्रकाशिकी चैप्टर से है, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल आपको दिखने में थोड़ा हार्ड लगेगा लेकिन बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको फार्मूले के साथ लगाना है। तो देखिए क्या है कि यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 मिलीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि केंद्रीय फ्रिंज से आपको 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है और फ्रिंज की चौड़ाई, इन दोनों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया गया है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो दो स्लिटों के बीच की दूरी जो दी गई है वो उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। स्मॉल डी आपका दिया गया है 0.4 मिमी, ठीक है, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर आपका ये मिलीमीटर में है, तो इसे जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपका आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है। मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपका 0.04 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.04 बटा 100 यानी कि 100 से भाग देना होगा, ठीक है। तो जब आप इसे भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 4 गुणे 10 की पावर -4। कैसे आएगा, देखिए 0.04 है, इसे हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो आपका आएगा 0.04 गुणे 10 की पावर -2, ठीक है। अब मान लीजिए हम इस पॉइंट को 2 अंक बाद लाना चाहते हैं, तो 4 लिखकर गुणे 10 की पावर -2 और 2 अंक हमने राइट लाया है तो -2 और हो जाएगा। तो 4 गुणे 10 की पावर -4 आ जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए मीटर में बदलने के बाद 4 गुणे 10 की पावर -4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया गया है, हमें दिया गया है इसके बाद में तरंगदैर्घ्य यानी कि लैम्डा इक्वल टू दिया गया है 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपको पता होगा कि 6000 एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 6000 गुणे 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है, समझ में आया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिए। 6 गुणे 6000 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1000, तो 1000 को हम लिख देंगे 10 की पावर 3, 10 2 100 2 1000, ठीक है, गुणे 10 की पावर -10। तो फाइनली आपका यह आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 6 गुणे 10 की पावर -7 मीटर, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम मीटर में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण, यानी कि कितने मीटर दूर रखे, 2 मीटर। तो ये आप इसको हम लोग डिनोट कर देंगे कैपिटल डी से, ठीक है। दूरी जो है उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, 2 मीटर दी गई है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी, यानी कि केंद्रीय फ्रिंज से जिस फ्रिंज की बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है उसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम इक्वल टू दिया गया है 5, क्यों, क्योंकि केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त फ्रिंज दी गई है, 5वें यानी कि 5 लिखेंगे, अगर चौथा होता तो 4 लिखते, अगर दूसरा होता तो 2 लिखते, ठीक है। तो एम की वैल्यू हम 5 लिखेंगे। अब हमें निकालना है फाइनली क्वेश्चन में केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो चलिए ज्ञात करते हैं, केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है 2m - 1 इंटू कैपिटल डी लैम्डा अपान
2 स्मॉल डी। ठीक है, ये फार्मूला होता है केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी, यानी कि केंद्रीय फ्रिंज से किसी भी अदीप्त फ्रिंज की दूरी अगर आपको ज्ञात करनी है तो ये फार्मूला आपको लगाना है। देखिए वैल्यूज को रख देते हैं 2 गुणे किस फ्रिंज के बीच की दूरी 5वें, तो m = 5 मैंने भी आपको ऊपर बताया यहाँ पर। ठीक है, -1 ऐसे रहने देंगे, गुणे कैपिटल डी की वैल्यू है 2 मीटर तो 2 लिख देंगे। लैम्डा आपका आया था देखिए 6 × 10⁻³ सॉरी 6 × 10⁻⁻7 मीटर आया था। ठीक है, अपान 2 × स्मॉल डी सबसे ऊपर हमने निकाला था 4 × 10⁻⁻4 तो 4 × 10⁻⁻4। ठीक है, यहीं पर हम क्या करेंगे कुछ चीज़ों को काट देंगे, जैसे देखिए 2 को हमने यहाँ पर कट कर दिया। ठीक है, अब ये फाइनली आपका आएगा 2 × 5 = 10, 10 में से 1 जाएगा 9 तो 9 × 6 × 10⁻⁻7 है। नीचे ये -4 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा तो लिख देंगे +4। ठीक है, अपान 4। अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको 9 का 6 में गुणा कर देंगे तो 9 × 6 = 54। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 54 अपान 4 × 10⁻⁻7 में से 4 आ जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हम करते क्या है, इसको 54 और 4 को डिवाइड कर देते हैं, 54 को 4 से तो आपका आ जाएगा 13.5। ठीक है, गुणे 10⁻³ मीटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि 54 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 13.5 आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये है आपका केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी आपकी 13.5 × 10⁻³ आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी। ठीक है, तो आपकी इतनी आ चुकी है। अभी एक चीज़ आपको और निकालना है, वो है कि फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फ्रिंज की चौड़ाई अगर आपको ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो फ्रिंज की चौड़ाई का एक फार्मूला होता है, उसको याद रखिएगा। फ्रिंज की चौड़ाई, इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल W से, तो कैपिटल W = होता है कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d। ठीक है, कैपिटल D आपको दिया गया था 2 मीटर, लैम्डा दी गई थी 6 × 10⁻⁻7 मीटर और स्मॉल d आपको दिया गया था 4 × 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, 2 का इससे गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 को इसके कट करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि फाइनली आपका जो आएगा वो आएगा W = 3 × 10⁻⁻7 है और ये नीचे -4 है, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा W = 3 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, जो कि फ्रिंज की चौड़ाई आ चुकी है। तो ये थे आपके 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सेकंड फिजिक्स के, जिसमें आपको किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी के न्यूमेरिकल्स को बताया गया है। तो इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स अगर आप रेगुलर चाहते हैं तो इस चैनल से लगातार जुड़े रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।